गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल साइकिल रेगुलेशन, जिसका लेक्चर नंबर 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार सा सेशन। हम सेल बायोलॉजी का आज का ये फर्स्ट लेक्चर है। जिस टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सेल साइकिल रेगुलेशन। सेल साइकिल रेगुलेशन मतलब एक सेल अपने आप को ग्रो करके डिवाइड कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक सेल है। आमतौर पर एक बच्चे को जन्म माँ ही देती है, इसलिए हम इसे मदर सेल भी कंसीडर कर सकते हैं और या फिर पेरेंट सेल भी कंसीडर कर सकते हैं। ये एक सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है। पहले सेल ने अपने आप को ग्रो किया, उसकी साइज़ बड़ी हो गई। फिर न्यूक्लियस ने भी अपने आप को दो डिवाइड किया, जिससे 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर सेल डिवीज़न होकर 2 अलग अलग सेल बन गए। जब सेल का डिवीज़न होता है उसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और जब न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है उसे न्यूक्लियस डिवीज़न कहते हैं, जिसे आप फ्लो चार्ट में भी देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर सेल, फिर सेल ने ग्रोथ किया, फिर कैरियोकाइनेसिस हुई, फिर साइटोकाइनेसिस हुई एंड फाइनली सेल डिवाइड हो गया। सेल साइकिल जो है वो एक सीक्वेंशनल इवेंट है, मतलब सेल साइकिल सीक्वेंशनल इवेंट है, जिसको हम सेल साइकिल मतलब एक सेल से 2 सेल का बनना। सेल साइकिल को हम 2 फेज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इंटरफेज, जिसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। सेकंड वन एम फेज, जिसे माइटोटिक फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज को और 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, जिसे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ये कैरियोकाइनेसिस नहीं करवा रहा, लेकिन ये कैरियोकाइनेसिस की सारी तैयारी करके दे रहा है। अगर किसी को उर्दू समझ में नहीं आती है तो वो अपने लैंग्वेज में नोट्स को मेंशन कर सकता है। हम यहाँ पे जो उर्दू लिखा हुआ है उसे हम पढ़ के बता रहे हैं, आप इसे अपनी लैंग्वेज में हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये लिखा हुआ है ये कैरियोकाइनेसिस नहीं करवा रहा, लेकिन ये कैरियोकाइनेसिस करने की सारी तैयारी करके दे रहा है। ये लॉन्गेस्ट फेज है। इसे हम अदर और 3 फेज में डिवाइड करते हैं, जिसे गैप 1 G1 फेज भी कहते हैं, सिंथेसिस फेज यानी S फेज, गैप 2 यानी G2 फेज, और M फेज को हम 4 टाइप में डिवाइड करते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। पहले एक सेल गया इंटरफेस में, पहले G1 में, फिर S फेज में, फिर G2 में, फिर M फेज में। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस करता है। कैरियोकाइनेसिस के बाद M फेज में, कैरियोकाइनेसिस करने के बाद वो जाता है S फेज में, जिसे सिंथेसिस फेज कहते हैं। इसमें रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन होने के बाद वो जाता है गैप 1 फेज में, फिर गैप 1 फेज में से जाता है M फेज में। M फेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। फिर साइटोकाइनेसिस में जाता है, फिर सेल साइकिल कंप्लीट होती है। अब हम देखने जा रहे हैं सेल साइकिल स्टेप, जो कि सीक्वेंशनल इवेंट है। पहले सेल इंटरफेज में गया, फिर G1 में गया, उसकी प्रॉपर ग्रोथ हुई, फिर S फेज में गया, उसमें रेप्लिकेशन हुआ, फिर G2 में गया, G2 से M फेज में गया, फिर कैरियोकाइनेसिस हुई, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर प्रोफेज में गया, प्रोफेज से मेटाफेज में गया, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टेलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस हुई। मतलब सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसे साइटो कहते हैं, उसकी साइटोकाइनेसिस मतलब सेल के डिवीजन है। फिर जाके सेल साइकिल कंप्लीट हुई। DNA का रेप्लिकेशन S फेज में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक DNA है। DNA की पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो कि सेमी कंजर्वेटिव है। रेप्लिकेशन मतलब DNA से DNA का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। ये DNA है, पेरेंटल स्ट्रैंड है, और ये ऊपर की पेरेंटल स्ट्रैंड। इसको रीड करके न्यू स्ट्रैंड बनी, जिस मतलब हाफ पेरेंट की हो गई, हाफ न्यू स्ट्रैंड बनी। इसे सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। DNA की एक कॉपी पेरेंट की होती है और दूसरी कॉपी इसको रीड करके नई बनती है। इसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहते हैं। जब सेल कैरियोकाइनेसिस करता है तो 2 सेल बनेंगे और दोनों को न्यूक्लियस चाहिए होगा। इसकी तैयारी S फेज करता है।
और हम देखने जा रहे हैं सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट, मतलब दो सेल का फ्यूज़ करना। न्यूक्लियस में जितने भी काम होते हैं वो सारा साइटोप्लाज्म कंट्रोल करता है। रेप्लिकेशन करवाने के लिए क्या क्या चाहिए? हमें 4 एंजाइम चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेज, हेलिकेज, लाइगेज, टोपोआइसोमरेज। हमारी सेल साइकिल को दो स्पेशल प्रोटीन कंट्रोल करते हैं, CDK एंड साइक्लिन। CDK डिपेंडेंट होता है साइक्लिन पर, इसलिए इसे कहते हैं CDK डिपेंडेंट काइनेज। ये दोनों प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बन रहे हैं। ऑल द न्यूक्लियर ऑफ अ सेल इज कंट्रोल्ड बाय साइटोप्लाज्म। जो भी न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है वो साइटोप्लाज्म में कंट्रोल होती है। साइटोप्लाज्म मीन्स सेल का फ्लूइड। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये दूसरा सेल है। इन दोनों को फ्यूज़ किया तो दो सेल का आपस में साइटोप्लाज्म मर्ज हो गया, जिसे हेटेरोकैरियोन कहते हैं। साइटोप्लाज्म मतलब ये जो सेल के अंदर का फ्लूइड है, इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। और हेटेरोकैरियोन मतलब दो सेल फ्यूज़ होकर एक सेल बन गए, इसे हेटेरोकैरियोन कहते हैं। हम कैसे याद रखेंगे कि कब कौन सा न्यूक्लियस कौन से स्टेज में है, इसकी याद करने की एक ट्रिक है। सेल साइकिल ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब सेल साइकिल ऑलवेज आगे की तरफ चलती है, वो कभी एक फेज में जाने के बाद दूसरे फेज में नहीं आएंगी। हमेशा सेल साइकिल आगे की तरफ चलती है। और डिफ़ॉल्ट G1 से S में गया तो S से G1 में वापस नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। फिर S से G2 में डायरेक्ट नहीं जाएगा, क्योंकि S फेज में रेप्लिकेशन होता है और रेप्लिकेशन किए बगैर G2 में नहीं जाएगा। नेवर स्किप फेजेस, सेल साइकिल में फेजेस स्किप नहीं होते। G1 से डायरेक्ट G2 में नहीं जाएगा, सेल साइकिल हमेशा इस डायरेक्शन में चलेंगी। G1 to S to G2, G2 to M। Exceptions: embryonic stage, cancerous cell, G1 skip और they generally skip in G1 phase। मतलब जो कैंसरस सेल है जिनको जल्दी डिवाइड करना होता है वो G1 को स्किप कर देते हैं, क्योंकि G1 एक बहुत ही बड़ा फेज है जिसमें सेल रेस्टिंग फेज में होता है और डिसाइड करता है कि मुझे डिवीज़न के लिए जाना है या नहीं जाना है। जो कैंसरस सेल होते हैं इनको बहुत कम वक्त में जल्दी डिवाइड करना होता है। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट सेल डिवीज़न कैंसरस सेल में होता है। और एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये दो आपको याद रखना है, जिस पे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे फास्टेस्ट सेल डिवीज़न किस में होती है, कैंसरस सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सेकेंड में एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो क्वेश्चन है कि ये एक सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस, मतलब ये G1 फेज में है अभी सेल और ये S फेज में है। सेल जंक्शन, तब जब G1 कन्वर्टेड टू S फेज, GS, ये राइट है, क्योंकि G1 S में जा सकता है। जब G1 में प्रॉपर ग्रोथ हो गई तो रेप्लिकेशन के लिए इसे S फेज में जाना पड़ सकता है। ये बिल्कुल राइट इक्वेशन है। दूसरा केस देखने जा रहे हैं जिसमें एक सेल G1 फेज में है, दूसरा G2 में है। इन दोनों को फ्यूज़ करवाया गया, सेल फ्यूजन हुआ, तो इन दोनों का साइटोप्लाज्म भी मर्ज नहीं हुआ और न्यूक्लियस भी मर्ज नहीं हुआ। G1 का सेल G1 में ही रहा और G2 का सेल G2 में ही रहा, क्योंकि हम S फेज को स्किप नहीं कर सकते। इट कैन नॉट स्किप S फेज, क्योंकि S फेज में रेप्लिकेशन होगा, DNA से DNA बनेगा। अगर DNA से DNA नहीं बनेगा तो पेरेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑफ स्पीड में कैसे जाएगी। थर्ड केस, ये एक सेल है G2, दूसरा सेल है S फेज में, इन दोनों को फ्यूज़ करवाया गया, तो G2 का जो सेल है वो G2 में ही रहा और S फेज का S में ही रहा, क्योंकि S फेज में भी रेप्लिकेशन कंप्लीट कर रहा है, तो वो G2 में कैसे जाएगा। इसलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए इसमें PYQ सेक्शन सी का एक क्वेश्चन भी आया था जिसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या पूछा गया, इन मैमेलियन सेल, मैमेलियन मतलब जिनके पास मैमेरी ग्लैंड होता है। हम ह्यूमन कौन है, हम भी मैमेलियन में ही आते हैं। वन फेज टू अनदर फेज ऑफ सेल साइकिल, मतलब एक सेल एक फेज से दूसरे फेज में कब जाएगा। तो ए है फ्यूजन ऑफ G1 with S phase, B फ्यूजन ऑफ G2 with S phase, नॉट इंटर S phase।
G1 with G2, S with M। बताइए क्या आंसर होगा, क्योंकि G1 का सेल एस फेज में जाएगा क्योंकि उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो गई, एप्लीकेशन के लिए एस फेज में जाएंगे, ये बिल्कुल राइट इक्वेशन है। बी, फ्यूजन ऑफ G2 विथ एस फेज, G2 सेल डज नॉट इन द एस फेज, G2 का एस फेज में नहीं जाएगा क्योंकि वापस सेल साइकिल क्या है, इक्वेशनल है, पीछे कभी भी नहीं आएंगी। G1 विथ G2 बिल्कुल नहीं है, रॉन्ग है, क्योंकि एस फेज को स्किप नहीं कर सकते, इसमें रेप्लिकेशन होने वाला है। फोर्थ वन, एस विथ एम, जब एस फेज में से G2 को स्किप कर सकते हैं कैंसरस सेल में और एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि रेप्लिकेशन तो हो गया, G2 में ग्रोथ होनी थी जो कि G1 में प्रॉपरली हो गई है, इसलिए एम में जा सकते हैं। इसलिए आंसर क्या होगा, ए बी डी होगा आंसर। स्किप G2 एंड G1 इन कैंसरस सेल एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज, इसे आप नोट करके साइड में लिख सकते हैं। अब हम सेक्शन सी का एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको एक बात बतानी थी कि अगर आपको पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, प्रोटीन टारगेटिंग की या सेल साइकिल की पूरी सेल बायोलॉजी की नोट्स चाहिए, तो इसके लिए हमने अपना व्हाट्सएप चैनल बनाया हुआ है, जिसके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट में दे देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। और पूरी सेल बायोलॉजी की नोट्स ओनली 300 रुपीज़ में है, आपको लेना है तो कमेंट में यस ज़रूर लिखना, आपको PDF मिल जाएगी। देखिए इतना सब कुछ हम आपको फ्री में दे रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का हमने पूरा एनालिसिस चेक किया है, पूरे यूट्यूब पे CSIR नेट की क्लास कोई भी पूरे यूनिट 14 यूनिट अब और ऐड हो गए, दिसंबर के लिए DBT मर्ज हो गया है, कोई भी नहीं करवा रहा है, लेकिन हम यूट्यूब पे पूरी फ्री सीरीज चला रहे हैं। नोट्स का आपको पे करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पूरी नोट्स आपको एक साथ मिल जाएंगी। देखिए अब आपको भी थोड़ा सोचना पड़ेगा किसी की फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर, ठीक है। आपको सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, आप चाहे तो इस नोट्स को आप बना सकते हैं, आपके हैंड रिटन नोट्स, या फिर आप डायरेक्टली प्रिंट आउट करवा सकते हैं। मुझे तो लगता है इस नोट में कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इस नोट को डायरेक्टली भी पढ़ लेंगे तो आपके सिलेक्शन का रैंक निकल जाएगा, ठीक है। तो व्हाट्सएप चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन सी का, जो कि है सेल फ्यूजन एक्सपेरिमेंट पर। ये है G2 फेज से M फेज में जाएगा, तो क्या होगा कि G2 का G2 में ही रहेगा या M में चला जाएगा। तो G2 वाला जो सेल है वो M में चला जाएगा। फिर S का एंड G2 का फ्यूजन कराया, तो G2 और G2 में नहीं जाएगा, क्योंकि S का S में ही रहेगा, वो अभी रेप्लिकेशन कर रहा है, और G2 का G2 में ही रहेगा। थर्ड वन, G1 एंड G2, तो G1 का सेल G1 में ही रहेगा एंड G2 का सेल G2 में ही रहेगा, क्योंकि एस फेज को स्किप नहीं कर सकते, उसमें रेप्लिकेशन होना है, DNA बनना है। फोर्थ वन, G1 प्लस S, तो G1 का जो सेल है वो S में चला जाना, क्योंकि ग्रोथ प्रॉपर्ली हो गई है, अब उसे एस फेज में जाना है रेप्लिकेशन करने के लिए। सो आंसर इज A, B एंड D। फ्लो साइटोमेट्री टेक्निक से पता लगाया जाता है कि DNA के पास फ्लोरोसेंस रेडियो लेबल करने के बाद कितना है। जो फ्लो साइटोमेट्री एक टेक्निक है, फ्लोरोसेंस मतलब हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया, तो सेल G1 में उसके पास पूरी कम्प्लीटली पेरेंटल स्टेट है, फिर वो एस फेज में गया, एस फेज में पेरेंट की एक स्ट्रैंड कंप्लीट, एंड ये पेरेंट की स्ट्रैंड, ये एक पेरेंट की स्ट्रैंड, इसको रीड करके एक नई स्ट्रैंड बनी, फिर इसको रीड करके एक नई स्ट्रैंड बनी। फिर थर्ड वन G2 एंड M, इसमें कंप्लीट रेप्लिकेशन होकर DNA आया है। अनरेप्लिकेटेड DNA सबसे कम G1 में होगा, रेप्लिकेटेड DNA G1 से थोड़ा ज़्यादा एस फेज में होगा, और सबसे ज़्यादा DNA G2 और M फेज में होगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट रेप्लिकेट होकर DNA आया है। देखिए हमने आपको प्लॉटिंग के थ्रू भी समझाया हुआ है, इधर नंबर ऑफ सेल दिए हुए, उधर फ्लोरोसेंस पर सेल, मतलब ये एस फेज है, ये वाई फेज है, ये जेड फेज है। तो बताना है कि सबसे ज़्यादा सेल कौन से फेज में होंगे। अमाउंट ऑफ DNA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोरोसेंस, मतलब जितना अमाउंट DNA का होगा उतना ही ज़्यादा फ्लोरोसेंस होगा। मैक्सिमम फ्लोरोसेंस हमें मिलता है G2 एंड M फेज में। X इजिकल टू G1 फेज
जो एक्स है वो G1 फेज़ है, वाई एस फेज़ है एंड जेड G2 या एम फेज़ है। हमने क्या किया, एक ड्रग, देखिए फिर से हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं सेक्शन सी लेवल का। हमने क्या किया, ड्रग यूज़ किया, तो एक ड्रग ऐड किया सेल में, तो देखिए कौन से पेज में ब्लॉक किया इस ड्रग ने हमें पहचाना है। इधर प्लॉटिंग की गई है नंबर ऑफ सेल्स की और इधर एब्सेंस ऑफ ड्रग्स है, तो कुछ इस तरीके से हमें प्लॉटिंग देखने के लिए मिलती है। हम यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ड्रग, यहाँ पर ड्रग्स ऐड किया गया है, तो यहाँ पर फ्लोरेसेंस इस तरह देखने के लिए मिलता है। मतलब हमें ड्रग ने कौन से पेज में ब्लॉक किया है, G1 एंड G1 पेज में ब्लॉक किया है हमें ड्रग। पोलॉइडी क्या है, वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, मतलब एक कंप्लीट सेट कितना होता है ह्यूमन का, एक ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम होते हैं जिसे वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। इसे एन से डिफाइन करते हैं। वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉइड हो गया। हैप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं, जिसमें 2 सेल आते हैं, स्पर्म एंड ओवम, इनकी प्लॉइडी एन होती है। स्पर्म मतलब मेल गमेट एंड ओवम मतलब फीमेल गमेट। 23 प्लस 2 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो ये कितना होगा 46। जब 46 क्रोमोसोम एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तब जाके एम्ब्रियोनिक स्टेज बनती है। एक स्पर्म से और एक ओवम से एक जाइगोट बनता है, जिससे 9 महीने में पूरा हाथ में लेने जैसा बच्चा गोद में आ जाता है। डिप्लॉइड मतलब 2n, स्पर्म एंड ओवम की पोलॉइडी मिलकर 2 डिप्लॉइड हो जाते हैं 23, जिसे 2n से डिनोट करते हैं। ये सोमैटिक सेल कहते हैं। जब स्पर्म एंड ओवम का फ्यूजन होता है इसे सोमैटिक सेल कहते हैं। जब DNA को हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं तो पहले क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनते हैं। जब DNA को हिस्टोन प्रोटीन मिलता है तो क्या बनता है, क्रोमोसोम बनते हैं। वन क्रोमोसोम, नंबर ऑफ सेंट्रोमियर, जितने सेंट्रोमियर होंगे उतने ही क्रोमोसोम बनेंगे। ये एक क्रोमोसोम है, इसमें ये जो बीच में है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं और क्रोमोसोम की इस तरह ये DNA है। तो ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। अगर आपको लेक्चर 2 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। रोज़ हम एक क्लास लेंगे और अल्टरनेट डेज पे 2 यूनिट हम साथ में चलाएंगे, सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, वो कल अपलोड होगा 11 बजे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।